टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और ये ज्योग्राफी का चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले और दूसरे प्रैक्टिस सेट का वीडियो हुआ है। प्रैक्टिस सेट 3 भी अभी नहीं हुआ है, इसके बाद वो भी हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट 5वां हुआ है भूगोल का। तो ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम डेली एक प्रैक्टिस सेट करा दें, हालाँकि समय अभाव भी अभी चल रहा है। तो फिलहाल आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसमें पहला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर किस राज्य में है 2011 की जनगणना के अनुसार? इसका सही जवाब है कि केरल जो है वो राज्य है जहाँ महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में कुल साक्षरता दर जो है कि 93.91 है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 96% है और महिला साक्षरता दर 92% है। और इस तरह से केरल भारत में महिला साक्षरता के मामले में सबसे आगे है। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है। इसके बाद के प्रश्न है कि टकला मकान मरुस्थल ये किस देश में स्थित है? टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? और इसका सही जवाब है कि ये चीन में है। टकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के जिजियांग स्वतंत्र क्षेत्र जो है जो कि चीन में पड़ता है, और वहाँ पर ये मरुस्थल है। और जबकि जानते हैं कि सहारा जो मरुस्थल है वो पूरे दुनिया का यानी कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो फिलहाल टकला मकान मरुस्थल के विषय में पूछा जा रहा है, तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कि डिफू दर्रा किस यानी कि कहाँ स्थित है? डिफू दर्रा कहाँ स्थित है, ये अगला प्रश्न है। आप देख सकते हैं। तो डिफू दर्रा कहाँ स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है डिफू दर्रा। और ये है यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल हिमालय में ये पड़ता है डिफू दर्रा। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है। इसके बाद से और भी जो हैं कि जबकि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पीर पंजाल श्रेणी है, तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब अरुणाचल हिमालय होगा, जहाँ पे डिफू दर्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? यानी कि किस तारीख को सबसे छोटा दिन होता है भारत में? और इसका सही जवाब है कि 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन भारत में होता है। जब आप जानते हैं कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर जब झुकती है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, और इसके कारण दिन और रात का छोटा और बड़ा होता रहता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, और इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और इस दिन जो है कि वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। जबकि 21 जून को जो है इसमें और भी एक तारीख है जो आप याद कर सकते हैं कि 21 जून को ये सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, और इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती हैं, जिसमें मौसमी दशाएं घटित होती हैं। तो उस वायुमंडल को कौन सा मतलब क्या कहते हैं? क्योंकि वायुमंडल को की जो परतें हैं उसको अलग अलग भागों में और अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इसमें क्षोभ मंडल जो है, जहाँ पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं, और ये क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी में दिया हुआ है, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आवरण का प्रतिशत क्या है? ये अगला प्रश्न है। और 2021 का जो भारत का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत में वन आवरण जो है वो 25.5% है, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। भारत में जो आप देख सकते हैं कि कुल जो वन आवरण था, यानी कि 2019 में था वो 24.5 था, और 2021 के रिपोर्ट में ये थोड़ा सा बढ़ा है, और यानी कि ये लगभग 25% से कुछ ज़्यादा हो चुका है। अगला प्रश्न है कि वन क्या है? ये अगला प्रश्न है, ये पर्यावरण से संबंधित है। वन क्या है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसमें देखिए वन क्या है, तो एक वन जो है कि एक जैविक समुदाय है, और जैविक समुदाय का मतलब होता है जिसमें बायोटा और बायोकिनेसिस के रूप में भी जाना जाता है, जीवों का एक समूह होता है जो एक पर्यावरण के भीतर एक साथ रहते हैं। तो ये वन क्या है? तो जैविक एक समुदाय है, और जहाँ पे बहुत सारे जीव, बहुत सारे वनस्पतियाँ एक साथ जो है कि एक समूह में रहते हैं, यानी कि अगला ये इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैंग्रोव पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन जो होते हैं, यानी कि जिसकी जड़ें जो हैं कि काफ़ी गहरी होती हैं, और जो जल में काफ़ी दिनों तक रहने के बाद भी सड़ते नहीं हैं। तो मैंग्रोव जो है कि वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है ज्वार नदमुख में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन भारत के नदी घाटी के मुहाने क्षेत्र में पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और ये नमकीन क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं।
और भारत में जो है ये 2021 का जो रिपोर्ट आया था वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, इसमें मैंग्रोव वन का जो विस्तार है वो 4,992 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरीके से इसमें अगले प्रश्न को ओर चलते हैं और इसका देखिए 79 ये प्रश्न होगा कि जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है, यानी कि उसे नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। आप जानते हैं कि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन ए में है, जबकि जो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। कपास उगाने के लिए आप जानते हैं कि जो काली मिट्टी होती हैं वो कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है और काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन आपके सामने है। मासिन राम इसका सही जवाब होगा। मासिन राम यानी कि जो मेघालय में है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके पहले चेरापूंजी एक जगह था, लेकिन अब मासिन राम हो गया है। और मासिन राम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और यहाँ पे 11 से 41 सेंटीमीटर वर्षा जो है कि वो रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि जो एक रिकॉर्ड है पूरे विश्व में। और जबकि भारत में अगर देखा जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती हैं तो वो लेह यानी कि लद्दाख में होती हैं। तो फिलहाल सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, मासिन राम, जो मेघालय में है और वहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये अगला प्रश्न है कि ज्योग्राफी का ये प्रश्न है कि ये ज्योग्राफी का तो सेट ही है। ये देखिएगा, अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल हैं। यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अनुसार जो राजमार्गों को जोड़ा गया है, जो कि 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है, तो ये बताना है कि किस ऑप्शन में वो चारों शहर हैं जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आते हैं। आप देख सकते हैं, आप ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें सही जवाब है, यानी कि जो देखिएगा इसमें पहला ऑप्शन है दिल्ली से कोलकाता और दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ये स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि सुपर हाईवे हैं और ये समय और दूरी को कम करने के लिए ये 4 प्रमुख शहर हैं जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जुड़े हुए हैं। तो 31 मार्च 2019 तक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर की जो लंबाई थी, यानी कि दिल्ली से मुंबई जो है वो 1419 किलोमीटर है, जबकि मुंबई से चेन्नई 1290 किलोमीटर है। इसी तरह से कोलकाता से चेन्नई की दूरी जो है 1684 किलोमीटर और दिल्ली से कोलकाता 1453 किलोमीटर है। भारत में जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसमें 5846 जो हैं ये किलोमीटर है उसकी लंबाई, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की कुल लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है। ये एनसीईआरटी के डाटा है सब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, ये नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया जाने वाला बंदरगाह कौन सा है। यानी कि कांडला है, जो कांडला गुजरात में है और ये आज़ादी के बाद सबसे पहला बंदरगाह है जो भारत में बनाया गया था। और ये कांडला जो बंदरगाह है गुजरात में है और कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य जो हैं खनिजों और बताना है कि किसके निक्षेप के मामले में समृद्ध हैं। ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है, तो ये खनिज के साथ साथ कोयला निक्षेप के मामले में ये जो है कि समृद्ध हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, और इसका सही जवाब है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है। भारत चावल की फसल के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है, परंतु उत्पादक के मामले में ये जो भारत का स्थान है, यानी कि क्षेत्रफल के मामले में भारत है, यानी कि ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल पे वो खेती होती है चावल की, तो भारत में होती है। लेकिन उत्पादन के मामले में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। इस तरीके से ये नंबर 1 पे है चीन और हम जो है भारत हमारा जो है दूसरे स्थान पर है। यहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा गया है, तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी। ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि 1952 से राष्ट्रीय वन नीति को लागू किया गया था। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है। एल्युमिनियम, आप जानते हैं कि एल्युमिनियम का एक अयस्क है बॉक्साइट और बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है कि इसका सही जवाब है। और एल्युमिनियम जो है कि काफ़ी उपयोगी कह सकते हैं कि धातु है। इसका उपयोग परिवहन से लेकर के जो वाहन हैं, इसी प्रकार से जो है कि
जो वस्तुओं को पैकेजिंग के मामले में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मशीनरी की चीज़ें बनाई जाती हैं, तो भारत जो है कि एल्युमिनियम उत्पादन के मामले में देखा जाए तो तीसरे नंबर पे है। सबसे पहले नंबर पे चीन है, फिर उसके बाद से रूस हैं और तीसरे नंबर पे भारत, चौथे नंबर पे कनाडा है। अगला प्रश्न है कि किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। जो झूम खेती होती हैं उसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे भारत में भी इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसमें मिल्पा पूछा गया है कि मिल्पा किस जो है कि ये देश में झूम कृषि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि मैक्सिको देश में, यानी कि जो मैक्सिको है, तो मैक्सिको में झूम कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, एक जैसे कि इस स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, तो झूम कृषि को मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से हैं कि रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। रक्तहीन क्रांति, ये रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत की थी यानी कि विनोबा भावे ने किया था। और ये इसे भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, यानी कि भूदान आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे ने, और इसे ही रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 18 अप्रैल 1991 को, और जो वर्तमान में जो एक जगह है पोचमपल्ली, यानी कि जो वर्तमान तेलंगाना में है, और वहीं से उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। और ये एक प्रकार का स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। तो इस तरीके से ये रक्तहीन क्रांति कहलाया। इसमें कोई रक्तपात या किस तरह से कोई अस्त्र शस्त्र की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो विनोबा भावे इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि अगला प्रश्न है कि गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है। अगला प्रश्न है, और गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि पहले स्थान पर इसमें गन्ना उत्पादन के मामले में देखा जाए तो भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा। तो इस तरीके से भारत का जो और भी आप देख सकते हैं, यानी कि दूध और मसाला उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर हमारा भारत है, और ऐसे चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पे चीन है। अभी इसके पहले वाले प्रश्न में ये सब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया है। अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा कि गुजरात। आप जानते हैं कि ऐसे भी गुजरात में मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 2019-20 में भी यही रिकॉर्ड है और गुजरात ने सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन किया है। ये नेक्स्ट इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसके बाद से अगर देखा जाए तो और जो ऑप्शन है, तो जिसमें उत्तर प्रदेश जो है ये आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। इसी तरह से मध्य प्रदेश अगर देखा जाए तो जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन जो होती हैं, और इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से, मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है। अगला प्रश्न है, और मैग्नेटाइट जो है वो लोहा का एक अयस्क है, और उसमें लोहे की सांद्रता जो होती है वो 70% होती है, जो काले रंग का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है। रत्नागिरी जो जिला है वो जहाँ पे लौह अयस्क का भंडार है, ये बताना है कि वो किस राज्य में स्थित है, और इसका सही जवाब है कि ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भेल। देखिएगा यहाँ पे भेल जो है, यानी कि जिसका मतलब होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये बताना है कि भेल जो है वो निजी क्षेत्र हैं या सार्वजनिक क्षेत्र हैं या फिर संयुक्त क्षेत्र हैं। तो आपको बता दें कि 13 नवंबर और 13 नवंबर 13/11/1964 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और भेल जो है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये इसका ऑप्शन पहला सही है इसमें। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। ये अगला प्रश्न है। तो 1854 इसका सही जवाब होगा। तो मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी, और इसका सही जवाब है कि ये 1854 में स्थापित की गई थी। भारत में आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र उद्योग के प्रथम कारखाने जो लगे थे 1818 में ही लगे थे, और 1854 में यानी कि जो कवासजी डाबर के द्वारा खोला गया था, ये पहले सूती मिल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। ये अगला प्रश्न है, और इसका सही जवाब है छोटनागपुर का जो पठार है भारत में, तो वहाँ पे लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। छोटनागपुर के पठार को भारत के रूर प्रदेश की संज्ञा भी दी जाती है, और इसका विस्तार मुख्य रूप से देखा जाए छोटनागपुर पठार का तो ये झारखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं कि समताप मंडल की ऊंचाई को पूछा गया है कि समताप मंडल की ऊंचाई क्या है। वायुमंडल की जो भी परतें हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, तो यहाँ पे ओजोन मंडल, तो सबकी ऊंचाई को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उससे भी प्रश्न बनते ही हैं कि किसकी ऊंचाई कहाँ है और किसका विस्तार कितने किलोमीटर तक है। तो समताप जो मंडल है उसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है।
यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है, 50 किलोमीटर है। क्षोभमंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहा जाता है और समताप जो मंडल हैं यानी कि ये उसमें किसी प्रकार की जो मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं और समताप मंडल में जो गैसें पाई जाती हैं यानी कि ओजोन परत पाई जाती है वहाँ पे, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। यानी कि पहला जो कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन था, जो नेटवर्क था, उसका क्या नाम था? और इसका सही जवाब है यानी कि 98 नंबर ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि ये हजीरा बीजेपुर जगदीशपुर, यानी कि ये जो पहला जो ये इसमें देख सकते हैं कि ये पहला नेटवर्क था, यानी कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो भारत के कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क जो था यानी कि हजीरा बीजेपुर जगदीशपुर 1986 में निर्मित हुआ था। तो सही जवाब इसका है, यहाँ पे इस ऑप्शन में नाम नहीं दिया गया हालांकि इस चीज़ का, तो इस तरीके से ऑप्शन ई सही जवाब होगा इसका, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा। मैंग्रोव जो वन हैं जो तटीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये पूछ रहा है कि वैश्विक तापमान यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है तो उस पर वैश्विक तापमान पर उसका क्या असर होगा कि वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे और कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो इस तरीके से ऑप्शन इसमें देखिएगा कि वे प्रचुरता से पैदा होंगे और कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी जो है कि वो और भी उनकी भूमिका होंगी, यानी कि इसमें 2 ऑप्शन सही दिख रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे उपयुक्त में से एक सटीक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या होना चाहिए। रबड़ की खेती जो है ये उसके लिए आवश्यक तापमान 30 डिग्री होनी चाहिए। तो विश्व में रबड़ उत्पादन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो थाईलैंड आता है और विश्व में रबड़ उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो चौथा है। फिलहाल इसका सही जवाब होगा कि 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं कि कुल जनसंख्या को उपलब्ध यानी कि कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। कुल जनसंख्या जो है तो जो कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल को अगर विभाजित करते हैं तो मैंने इससे क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन जो दिया हुआ है जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व आप जानते हैं कि कुल क्षेत्रफल में जनसंख्या से भाग देते हैं, तो इस तरीके से वो जनसंख्या घनत्व वो प्राप्त होता है। और इसका सही जवाब है कि कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से अगर विभाजित करने पर उससे कृषि का घनत्व निकलता है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद के प्रश्न है कि पेडोलॉजी किसका अध्ययन है। पेडोलॉजी ये किसका अध्ययन है और इसका सही जवाब है कि जो मृदा का यानी कि जो मृदा विज्ञान है जिसमें मिट्टी के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको पेडोलॉजी कहते हैं। तो भारत में जानते हैं कि कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में जो मिट्टी है यानी कि जो मृदा है उसको 8 भागों में विभाजित किया है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका हो जाएगा यानी कि मृदा विज्ञान है पेडोलॉजी जो है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा क्यों रहता है और इसका सही जवाब है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो उस दौरान तमिलनाडु में सूखा पड़ता है क्योंकि जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित हैं और भारत में जो अधिकांश वर्षा होती हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही होती हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ये जो क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है और इसलिए वो तमिलनाडु सूखा रहता है, वहाँ पे वर्षा नहीं होती उस समय। हरित क्रांति का अर्थ क्या है। हरित क्रांति यानी कि जिसमें 1966 और 67 के समय में हरित क्रांति हुई थी। हरित क्रांति का क्या मतलब है कि इसमें कृषि पैदावार में वृद्धि हुई थी। एक समय था जब भारत खाद्य संकट 1960 के दशक में भारत जो है कि खाद्य संकट को झेल रहा था और उस समय कृषि में नए उर्वरकों का और उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया गया और उसमें कृषि की पैदावार बढ़ी थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी कि कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग के द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ाना और उसमें गेहूँ की फसल जो है कि सबसे ज़्यादा हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि और इसके विषय में और भी आप चीज़ें जान सकते हैं कि देखिए भारत में जो MS स्वामीनाथन थे, भारत के कृषि वैज्ञानिक थे, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। और इसके बाद के प्रश्न है कि सिंधु घाटी का उद्गम स्थल क्या है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी का उद्गम स्थल जो है कि मानसरोवर झील के निकट है यानी कि जो तिब्बत में पड़ता है। ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। इसके बाद के प्रश्न देख लेते हैं कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती हैं। ये अगला प्रश्न है और इसमें सही जवाब है कि भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और उसकी लंबाई कितनी है तो 4096 ये किलोमीटर हैं। तो इस तरीके से ये बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है।
और इसके बाद के प्रश्न है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। भारत में एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पर हैं और ये कहाँ स्थित हैं। तो बैरन द्वीप जो है ये भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हैं और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार स्थित है उस पर है ये बैरन द्वीप। तो इस तरीके से सही जवाब है अंडमान द्वीप समूह में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। और आप जानते हैं कि भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के समीप नैनी जो है वहाँ से तय होता है, जो ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं जिसको, और ग्रीनविच मीन टाइम से जो है कि वो 5.5 घंटा आगे है। इसके बाद के प्रश्न है कि जाड़े में वर्षा कोरोमंडल तट पर किस मानसून के कारण होती है। जाड़े में जो वर्षा होती हैं वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती हैं और इस तरीके से सही जवाब इसका है उत्तर पूर्वी मानसून, इन्हीं का ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है इसका, ये आखिरी प्रश्न होगा, बाघ परियोजना यानी कि जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं। तो बाघ परियोजना क्या है, बाघ परियोजना क्यों लाया गया था, यानी कि ये बाघों के संरक्षण के लिए लाया गया था और 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर भी कहा जाता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है, यानी कि बाघ के संरक्षण की योजना है, क्योंकि बाघों की संख्या भारत में दिनों दिन घटती जा रही है। तो इस तरीके से ये ज्योग्राफी का हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट था। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका PDF आप अगर चाहते हैं तो आप हमारे TMC नॉलेज टेलीग्राम पे जा करके वहाँ से इसका PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं।